मकर संक्रांति के मौके पर राबड़ी आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईकड़े मार्ग स्थित अपने आवास से पैदल ही राबड़ी आवास पहुंचे। बताया जा रहा है कि करीब 90 दिनों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे थे। वहीं अब बिहार के दो बड़े नेताओं के मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि राजद और जदयू के बीच अब मिठास और भी बढ़ जाएगी। जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल नहीं आ रहे हैं, ये सबसे पहले विजुअल स्वागत कर रहे हैं। नलन सिंह भी पहुंचे हैं, संजय झा भी पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी आवास कर रहे हैं। जो है वो राबड़ी कई दिनों से यह खबरें सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के नेताओं से खफा चल रहे हैं। वह इस बात को लेकर जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह सब बेकार की बातें हैं और जो बातें एग्जिस्ट ही नहीं करती उस पर वह कोई एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझते। मकर संक्रांति की सबसे पहले आप सब लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। पूरे देशवासी बिहार के लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं और लगातार हम लोगों के घर में परंपरा रही है, जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी रहे हैं तब जो है मकर संक्रांति जो है उस दिन खास दिन पर लोगों को दही चूड़ा, कोहड़े की सब्जी, तिल कुट खिलाने का काम करते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है इतनी ठंड में भी हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पहुँचे हैं और सब लोगों का हम लोगों ने स्वागत किया और विशेष तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो उनका भी स्वागत किया गया। सभी मंत्रिमंडल के लोग लगभग सभी मंत्रिमंडल के लोग जो है यहाँ आए हैं, उन सब लोगों का भी हम लोगों ने स्वागत किया है। और ये पर्व त्योहार तो हम लोग लगातार शुरू से मनाते रहे हैं और बड़ी खुशी की बात होती है कि खुशियाँ जो है सब में बांटी जाती है, तो अच्छा लगता है हम लोगों को। विरोधी और कई दूरी बढ़ गई है, बहुत खटपट चल रहा है, क्या कहें? बेकार की बातें। देखिए इस पे हम बार बार ये कितने दिनों से चल रहा है और कितनी बार इस बात को लेकर के कोई सफाई क्यों देगा जो बात एग्जिस्ट करती ही नहीं है। असल में जब से महागठबंधन बना है तब से भाजपा जो है घबराई हुई। जब से आदरणीय लालू जी, मुख्यमंत्री नीतीश जी एक साथ आए हैं और जिस हिसाब से नौकरियां दी जा रही है, जिस हिसाब से आरक्षण बढ़ाया गया, जाति आधारित गणना की गई, स्वयं सहायता समूहों में से लगभग बहुत समूह का जो है हम लोगों ने मानदेय जो है वो बढ़ा दिया। कई पॉलिसीज हम लोगों ने लाया। बिहार में इन्वेस्टर्स मीट होता है, उसमें 50,000 करोड़ का MOU साइन होता है, तो लोगों में तो थोड़ा डर तो है कि भाई ये लोग तो अपना कमिटमेंट भी पूरा करके आ रहे हैं, तो इसलिए कोई भी कुछ भी कहता रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला। आपको क्या पता बिहार में हो गया है कि नहीं हुआ है? आपको पता है बिहार में हो भी गया है कि नहीं हुआ है? क्या पता हो गया हो तो इसकी चिंता आप ना करें। राबड़ी आवास पर चूड़ा दही भोज के आयोजन के मौके पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र भी राबड़ी आवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद से ही सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और सीट शेयरिंग पर भी बातचीत हो चुकी है। कमजोर हो जाए एनडीए के लोग, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा गठबंधन अटूट है, मजबूत है और आगे बढ़ रहा है, चाहे वो नौकरी देने के मामले हो, चाहे
बिहार की जनता के कठिनाइयों को समाधान करने की बात हो, सारी चीज पर हमारा नेता आदरणीय नीतीश कुमार और आदरणीय तेजस्वी यादव लगातार महागठबंधन के नेताओं के साथ। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि 16 दिनों से मुलाकात ना कोई बात हुई है लालू यादव नीतीश कुमार से। नहीं, सब मामला तय हो चुका, एकदम तय हो चुका है। आपके यहाँ जाएगा, लिस्ट जाएगा तो 16 दिनों से कोई मुलाकात, कोई बात नहीं लालू यादव नीतीश कुमार की हुई है, ऐसा बीजेपी कह रही है। आपको बता दें कि आपसे पूछकर, हमसे पूछकर वो लोग बात करते हैं। कहाँ से, कौन हॉटलाइन से बात करते हैं, आप लोग पता चलेगा क्या? हॉटलाइन से बात होती है। जो मांग रही है 11 सीट, वामपंथी अच्छा, मांगना काम है, मांगना काम है, हर दल के लोग मांगते हैं। मांगने से नहीं मिलता है, जिसकी जितनी जमीनी हकीकत होती है वो मान जाते हैं समय पर। कांग्रेस तो कह रही है कि बार-बार कांग्रेस बड़ा दिल क्यों दिखाए? शीर्ष नेतृत्व तय कर चुके हैं। वो कहा ना कि अभी गुप्त रूप से रखा गया है, आप लोगों को बता दें कि बार-बार कांग्रेस बड़ा ऑल इज वेल। लेकिन मायावती है, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, उन्होंने सवाल है कि कौन अकेले लड़ेगा मैं नहीं जानता, लेकिन इंडिया गठबंधन में जो दल भी शामिल है सब एक साथ लड़ेंगे और एक बैनर के तले लड़ेंगे। भाई वीरेंद्र जी, नीतीश कुमार के माथे पे जो है लालू यादव ने तिलक नहीं लगाया है, दही का टीका नहीं लगाया, ऐसे ही निकल गए, क्या लगता है? ये सवाल तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहिए, और उनका आशीर्वाद है तब ना मुख्यमंत्री है। उनका आशीर्वाद है तभी ना मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ऐसा मत कहिए। आप भी मानते हैं कि लालू यादव के आशीर्वाद से नीतीश कुमार है? आशीर्वाद दोनों एक दूसरे से मिलकर ये सरकार चला रहे हैं। लालू जी का आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद हटेगा तो जनता का आशीर्वाद है और दोनों के मेल से बिहार का विकास हो रहा है। क्या लालू जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार बने? इसमें कहाँ दो रहा है? अब हम कहेंगे कि हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव से बड़े हैं तो नहीं कहेंगे, अगर उम्र में बड़े होते तो जरूर कहा। क्या लालू यादव के आशीर्वाद से नीतीश कुमार पीएम बनेंगे? विधायक हमारा है तो बड़ा भाई हम ही है। क्या लालू यादव के आशीर्वाद से नीतीश कुमार पीएम बनेंगे? अरे हम चाहते हैं कि बिहार का लोग पीएम बने, और मैंने व्यक्तिगत पहले ही से देता आ रहा हूँ, बिहार का पहला व्यक्ति हूँ तो मैंने कहा है यह देश, बिहार ऐसा देश है राज्य जब देश को राष्ट्रपति दिया है। इस भाजपा कार्यालय में आज मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार को बड़ा चैलेंज देते हुए कहा कि एनडीए की सरकार जब बिहार में थी तो उस वक्त जो हमने बहालियों की घोषणा की थी उससे एक भी अधिक नौकरी बिहार सरकार देकर दिखाए। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार सरकार बिहार के युवाओं को ठगने का काम कर रही है। ये हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म की संस्कृति है, और इसके माध्यम से हम दूसरे को भी इस दही चूड़ा में उपलब्ध कराते हैं कि मकर संक्रांति की शुभकामना हम देने का काम करते हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी इसका आयोजन किया गया है। सभी कार्यकर्ता साथी को इसमें निमंत्रण भी दिया गया है, सभी लोग आए भी हैं, और भी लोग दूसरी पार्टी के लोग भी आना चाहते हैं, जरूर आना चाहिए। स्वागत। संयोजक नहीं बने सर, संयोजक नहीं बने, क्या मिठास रहेगी सर लालू जी से मिलने के? मेरा मानना स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी ने पहले लालू प्रसाद जी के राजनीति को समाप्त किया, अब नीतीश कुमार जी की राजनीति को समाप्त किया कि उनको संयोजक नहीं बनाकर कहा कि ममता दीदी ने मना कर दिया। ये बड़ा स्पष्ट दिखता है कि कांग्रेस पार्टी इस देश के समाजवादियों को समाप्त करना चाहती है। रहेंगी सर लालू जी से? सर वो लोग कह रहे हैं कि आप सुरक्षित बात नहीं बोल रहे, अपनी बात नहीं सर। आगे से निवेदन है कि देखिए, जहाँ तक नौकरी का सवाल है, मैं राजद के लोगों को चैलेंज करता हूँ। 1,75,000 नौकरी जो एनडीए भाजपा के नेतृत्व के सहयोग से चलने वाली सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई और जिसका विज्ञापन निकाला गया, उससे एक अधिक भी होगा तो हमको आके दिखाएं, मैं मान लूंगा। एकदम स्पष्ट है, ये लोग पूरी तरह नौजवानों को ठगने का काम कर रहे हैं। आज 1,75,000 नौकरी जो भाजपा के सहयोग से निकला था, वही आज तक भरने का काम इस सरकार ने नहीं किया है।
बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पश्चिमी चंपारण सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार को छोड़कर भाजपा में सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद जदयू नहीं रहेगा कुछ राजद में तो बहुत भाजपा के संपर्क में है। मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कबड्डी के बाउंड्री लाइन पर खड़े रहते हैं, किसी को खेलने नहीं देते और जब दूसरा कोई खेलता है तो खेल बिगाड़ देते हैं। माननीय लालू जी एक बहुत अच्छे कलाकार शुरू से रहे और उसी के कारण बिना कुछ किए बिहार पर 15 वर्ष राज किया, लेकिन उनके साथ अब बड़े भाई के साथ छोटे भाई भी उसी रूप में इंडी गठबंधन जो कुछ यह पूरे तौर पर एक स्क्रिप्टेड कार्यक्रम था। कोई माननीय नीतीश जी को लगा नहीं रहा था। इंडी गठबंधन में दुनिया के सबसे अविश्वसनीय नेता का खिताब तो राजद शुरू से उनको देते रहे। इसलिए लालू जी ने इस बात के लिए कांग्रेस को तैयार किया कि अगर उनकी थोड़ी सी हिम्मत नहीं रखी जाएगी तो बिहार में ये जा भी सकता है, नुकसान भी हम लोग करेंगे। और इसलिए केवल उनके रिक्वेस्ट पर कि भाई आप लोग इनके बारे में चर्चा कर दीजिए, ये खुद रिफ्यूज कर जाएंगे, इस पूरी एक स्क्रिप्ट बना करके कल यह वर्चुअल का अचानक एक नाटक किया गया और इस नाटक के लिए भी उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी तैयार नहीं हुए और इसीलिए वर्चुअल मीटिंग थी, उसके बावजूद ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे दोनों ने इस बैठक का बहिष्कार किया। पहले से तय हो गया था कि भाई लालू जी के कहने के आधार पर कांग्रेस एक नाटक करेगी कि नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया जाए, इस शर्त पर कि नीतीश कुमार को कहना होगा कि नहीं मैं बनने को तैयार नहीं हूँ। और इसको लेकर के 24 घंटे से ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि नीतीश कुमार जी ने कोई पद का त्याग किया हो। नीतीश कुमार ने जीवन में कभी कुछ पद का त्याग नहीं है, हमेशा पद के भोगी रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन में उनको कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो एक इसको कहते हैं कि सांत्वना में कुछ कह देना, इस शर्त के साथ वापस होंगे। कल केवल यही नाटक हुआ है जिसको देख करके जबरदस्ती देश में चर्चा हो रही है। पहले से तय था कि भाई नीतीश कुमार जी को रिफ्यूज करना है, तभी इस वर्चुअल गठबंधन में 357वें प्रकाश उत्सव को लेकर पटना साहिब तख्त श्री हरिमंदिर से आज अंतिम दिन पंच प्यारे के अगुवाई में बड़ी प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी अहले सुबह पटना साहिब तख्त श्री हरिमंदिर से पंच प्यारे के अगुवाई में निकालकर अशोक राजपथ होते हुए मोर्चा रोड, पटना साहिब स्टेशन और शहीद भगत सिंह चौक भ्रमण करते हुए जुलूस के शक्ल में पुनः तख्त श्री हरिमंदिर पहुंची। बैंड बाजे, घोड़े, ऊंट, हाथी के साथ निकाले गए प्रभात फेरी में हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष सिख श्रद्धालु गुरु के कीर्तन गाते नजर आए।
साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 357वां गुरुपर्व पटना साहिब में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये 5 तारीख को प्रभात फेरी स्टार्ट हुई थी। आज 15 तारीख को बड़ी प्रभात फेरी, आखिरी प्रभात फेरी है, जो दूर से काफ़ी संगत लोग यहाँ है, दर्शन कर रही है। ये प्रभात फेरी आज समापन हो जाएगी। कल शोभा यात्रा गऊ घाट गुरुद्वारे से निकलेगी। उसके बाद 17 तारीख को साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में प्रबंधक कमेटी, लोकल संगत और बिहार सरकार के सहयोग से मनाया जा रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खबर अयोध्या से सामने आई है, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी और 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। यह अनुमान है। इसके बाद सभी महानुभाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मोहन भागवत और मुख्यमंत्री अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। 22 तारीख के बाद 23 तारीख की सवेरे से सबके दर्शन हैं। सबके मतलब 135 करोड़ समाज के जो अयोध्या आ जाएंगे। हमारी कोशिश है जो जिस दिन आ जाए उसी दिन दर्शन करके रात को वापस जाने का प्लान करें। रात की सर्दी के कठिनाइयों से वो रक्षा कर ले। ये एक सवाल का सब उत्तर। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि अगर हम कई सीटों पर भाजपा के खिलाफ रचनात्मक रूप से एकजुट हो सकते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम उन्हें बहुमत के आंकड़े से नीचे ला सकते हैं, क्योंकि 2019 में उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि उनके लिए उस लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल होगा। कांग्रेस को हरियाणा में 0, राजस्थान में 0, मध्य प्रदेश में 1, बिहार में 1 और कर्नाटक में भी सिर्फ 1 सीटें मिली है। ऐसे कई राज्य थे जहां हमने अपना अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया और हम निश्चित रूप से उन सभी राज्यों में इस बार बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि हम 2019 की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। To unite in a constructive way against the BJP in a number of seats, I am very confident we can bring them down below the majority mark, because in 2019 they did so well that it will be difficult for them to match that target. Remember, Congress got 0 seats in Haryana, 0 in Rajasthan, 1 in Madhya Pradesh, 1 in Bihar. We just had and only 1 in Karnataka. So there were a number of states where we did our worst ever performance, and we are definitely going to do better this time in all those states. Similarly, if you look at Himachal, if you look at Madhya Pradesh, I'm confident we're going to get a few unexpected seats. Karnataka, we're going to get more than a handful, because we are the government and we're very popular there. And Telangana, we've now come to power. There's a good groundswell of support. I'm sure we will do very much better than 2019 in a number of states. So if you put all that together, and then you have in those states where the opposition vote was divided, if the opposition comes together, Maharashtra is a very good place, Bihar also, we may well find that we can bring the BJP to a level where their continuation in government is not possible. That's the logical analysis. Ultimately, logic is not the whole answer. The people have to decide. In democracy, we leave it to the people to vote and to do what's in the best interest of the country. दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि राम जी के नाम और हनुमान जी की भक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जो सवाल उठा रहा है वह गलत सवाल उठा रहा है। राम मंदिर के लिए हम लोगों की तरफ से कोई सवाल नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो हमने इसका स्वागत किया। राम मंदिर बन रहा है, यह हम सबके लिए बहुत ही गर्व और उल्लास की बात है। और हनुमान जी की भक्ति पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। जो सवाल उठा रहा है वो गलत सवाल उठा रहा है। इसमें तो कोई सवाल होता ही नहीं है। अच्छे काम का कोई शुरुआत कोई ना होती है। कभी भी कर लो, सुबह कर लो, शाम कर लो, जनवरी में कर लो, फरवरी में कर लो। और राम मंदिर के लिए
हम लोगों को या हम लोगों की तरफ से कोई सवाल नहीं है। हम लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला आया, हमने इसका स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये बहुत लंबी विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और राम मंदिर बन रहा है, ये हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है, हर्ष उल्लास की बात है। इसमें शामिल होने को लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से देखिए, जो मुझे जानकारी मिली थी, मेरी पिछले हफ्ते जब बात हुई थी, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उनको एक पत्र मिला है कि अपना टाइम ब्लॉक कर लें, और उसके बाद मुझे लगता है कि वो कोई खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आई है, जहां शायर मुनव्वर राणा के निधन पर प्रसिद्ध फिल्म लेखक जावेद अख्तर ने कहा कि शायरी और उर्दू का यह एक बड़ा नुकसान है। मुझे इसका बेहद अफसोस है। यह नस्ल एक एक करके जा रही है और इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। उनकी कमी हमेशा खलेगी। उनकी शायरी प्रेरक है, उनके लिखने का अपना अंदाज था। अच्छी शायरी करना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है अपनी शायरी करना। लेकर आपका जो अब क्या कहें साहब, ये सारे अल्फाज जो ऐसे मौके पे इस्तेमाल होते हैं वो इतनी बार हुए हैं और इतनी लापरवाही से लोगों ने किए हैं कि उनके माने बड़े कम हो गए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आज बड़ा नुकसान हुआ है शायरी का, उर्दू का, हिंदुस्तान की तहजीब का। एक अहम सुतून था जो गिरा, और ये जो नस्ल धीरे धीरे जा रही है, राहत साहब, फिदा फाजी, फिर अब मुनव्वर साहब, ये इसकी तलाफी तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। और दवाई जो है उनकी फैमिली के रिश्तेदार सब, उन्हें तहे दिल से मैं ताज़ियत पेश करता हूँ। याद आएंगे और उनकी कमी हमेशा रहेगी। जावेद साहब, आप तमाम मुशायरों में और तमाम जगहों पे मुनव्वर राणा साहब के साथ रहा करते थे, कितनी उनकी कमी जो है अब यही मैंने अभी यही कह रहा कि एक नस्ल ही जो एक एक करके चले गए लोग, और ये जो खला है ये अभी पूरा करना किसी के लिए मुमकिन नहीं। भारत यही है, जो आता है वो जाता है, क्या करें। जावेद साहब, मुनव्वर साहब देखिए, वो अपनी जगह है, लेकिन वो हमेशा याद को शायर की हैसियत से ही रहे। और उनकी शायरी बड़ी मुनफरिद और बड़ी अलग थी, कुछ अजीब। जैसे माँ का सिंबल गज़ल में तो पहले तो कभी नहीं होता था। ये तो एक शायर थे जिन्होंने इस तरह से उसे इस्तेमाल किया और एक समझिए उसको हिस्सा बना दिया गज़ल का। और बड़े खूबसूरत शेर उन्होंने इस रिश्ते पे और इस जज्बे पे कहे जो पहले नहीं होते थे। तो उनका जो शायरी है वो रहेगी, और शायर की हैसियत से लोग उन्हें जानेंगे अपनी। और एक अपना अंदाज था उनका लिखने का। अच्छी शायरी करना मुश्किल काम है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है अपनी शायरी करना। कि आप सुने तो आपको मालूम हो कि किस शायरी, तो मैं इस बात से कह सकता हूँ। खबर लखनऊ से सामने आई है, जहां शायर मुनव्वर राणा के निधन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि मुनव्वर राणा देश के बड़े शायर थे। ऐसे शायर बहुत कम होते हैं जो कई मौकों पर बहुत स्पष्ट होते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनके परिवार को यह दुख सहने की हिम्मत दे। प्रदेश और देश के बड़े शायर, उन्होंने कई बार जो गज़ल या अपने लिखने के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। कई शायरी, कई कविताएं उनकी बहुत लोकप्रिय रही और अक्सर जहाँ कहीं किसी कार्यक्रम में जाते थे, जो उन्होंने माँ के बारे में लिखा वो अक्सर लोग सुना करते थे। मैंने खुद देखा है कि कई कार्यक्रमों में बार बार उनसे कहने के लिए और सुनने का उनसे हमेशा निवेदन करते हैं। उस पीढ़ी के एक शायर को समाज ने खोया है
ऐसे शायर कम आते हैं जो कई मौक़ों पर बहुत स्पष्ट होते हैं। अगर कोई बात मन में है, ये नहीं सोचते थे कि उसके कहने से क्या असर पड़ेगा, लेकिन जो बात मन में होती थी वो कभी मन में बात नहीं रखते। मेरा उनसे मिलना कई बार हुआ है। मुझे याद है इसी घर में सबसे पहले मुझे आदरणीय आजम खान साहब लेकर के आए थे। उस समय मुलाकात हुई, कई कार्यक्रमों में मुलाकात हुई है। सैफई में मुलाकात हुई जब वो कार्यक्रमों में आए, और इस तरह कई कार्यक्रमों में मेरी मुलाकात होती रही है। उनकी छत अब कैसे पूरी होगी, और हमें उम्मीद है कि पूरा परिवार मिल कर के रहेगा। जो दुख आया इसको सहने के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे परिवार को हिम्मत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन और अयोध्या के लाखों साल पुराने रिश्ते को जीवंत रखते हुए हम बाबा महाकाल की नगरी से 5 लाख लड्डू का प्रसाद भेज रहे हैं। हमने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया है ताकि इस पर्व पर किसी प्रकार के व्यंजन की दुकान ना खुले। 5 लाख लड्डू का प्रसाद बाबा महाकाल के नगरी से भेजने जा रहे हैं, और उसी की सेवा के नाते से लगातार क्रम जारी है। हमारा 17 तारीख तक ये 4 लाख लड्डू आज तक बन गए। 5 लाख लड्डू परसों पहुंच करके हम समय पे 25 तारीख तक हर हालत में अयोध्या पहुंचाने वाले हैं। तो 22 तारीख के दिन भगवान महाकाल का प्रसाद फिर एक बार 500 साल के पुराने इतिहास को जीवंत 2000 साल पुराने इतिहास को जीवंत करेगा। जब हमारा उज्जैन और अवंतिका का और अयोध्या का रास्ता जुड़ेगा, उनका हमारा अपना संबंध है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान राम उज्जैन भी आए थे, उनके जीवन के विविध प्रसंगों से उज्जैन भी शोभायमान हुआ था। ऐसे में हमारा उस इतिहास को जीवंत करने के लिए और सरकार अपने दायरे में रह करके हमारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में भी इस दिशा में काम करेंगे। देश के प्रत्येक मंदिरों में आयोजन होंगे 22 जनवरी को, तो हमारे मध्य प्रदेश और उज्जैन में किस प्रकार का रहेगा? निश्चित रूप से मैं स्वयं 22 तारीख को चित्रकूट में रहने वाला हूं, और हम अपने प्रदेश से रह करके वो जो अद्भुत छटा निहारेंगे उसका हमारा सबका सौभाग्य होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ था और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो इतनी बड़ी एक तरह से वर्षों पुरानी जिस बात को लंबित किया था कांग्रेस ने और अन्य लोगों ने, उसका न केवल समाधान खोजा बल्कि हिंदू मुसलमानों की एकता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है जो एक तरह से 22 तारीख को हो रहा है। जब हम सब जानते हैं कि 50 साल तक जो परस्पर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे लड़ते रहे, वैसे वो मुस्लिम बंधु अगर धर्म के इस मार्ग पे हिंदू घुसपैठियों की भावना का सम्मान करते थे, वो अगर हर्ष व्यक्त कर रहे हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, तो कांग्रेस को समझ में आना चाहिए कि वो इस मामले में एक निश्चित अपना स्टैंड बदले और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में स्वयं सम्मिलित हो। कांग्रेस को विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से हमने 22 तारीख को ये जो दिन है अपनी सरकार के माध्यम से ड्राई डे घोषित किया है कि हर हालत में हमारी अपनी इस आस्था के पर्व पे किसी प्रकार के व्यसन की कोई दुकान चालू नहीं रहेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि मुझे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है। मैंने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है क्योंकि मैं अपने पार्टी के काम में व्यस्त हूं, लेकिन अयोध्या में 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हो रहा है उसका हम स्वागत करते हैं। आगे चलकर अगर बाबरी मस्जिद को लेकर ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आपने ये सवाल पूछा है कि क्या आपको इसका निमंत्रण मिला है, यही आपका सवाल है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे इसका निमंत्रण मिला है, तो और अभी इसका मैंने वहाँ जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं अपने पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर जो भी कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है, उसका हम स्वागत करते हैं। और आगे चलकर जब बाबरी मस्जिद को भी लेकर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो फिर उसको भी लेकर हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं होगा, उसका भी हम स्वागत करेंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है
कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सभी धर्मों का हमारी पार्टी एक बराबर उनका सम्मान करती है। तो चाहे हिंदुओं का मामला हो या सिखों का हो, बुद्धिस्टों का हो, मुस्लिम समाज का हो या अन्य मजहब को मानने वाले लोगों का हो, तो उनका कोई भी कार्यक्रम होता है या वो कोई भी ऐसा कोई फैसला लेते हैं तो जो मानवता इंसानियत के लिए है, तो मेरे ख्याल कभी हमारी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया है। मैं फिर इसको रिपीट करती हूँ इस बात को कि बीएसपी ही देश में अकेली एक ऐसी पार्टी है जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि पिछले महीने मैंने आकाश आनंद को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसके बाद मीडिया में यह अटकलें लगाई जा रही थी कि मैं जल्द ही राजनीति से संन्यास लेने वाली हूं। मैं बताना चाहूंगी कि इन अटकलों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो उसके बाद से बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि भगवान राम सबके हैं और सबके भीतर भगवान राम हैं। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भगवान राम के आशीर्वाद लेने के लिए हम यहाँ आए हैं, वे सबके हैं। देखिए भगवान राम हम सबकी आस्था का प्रतीक है। हम सब भगवान राम सबके हैं और सबके भीतर भगवान राम हैं। और मैं अयोध्या पहली बार नहीं आया, मैं 1 वर्ष पहले भी भगवान श्री राम लल्ला के दर्शन करने यहीं अयोध्या नगरी में मैं आया था। और आज भी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर उनके आशीर्वाद की प्राप्ति हो, एक उनके आशीर्वाद से एक ऊर्जा की अनुभूति हो, आज उस उद्देश्य से हम यहाँ पे आए हैं। भगवान राम सबके हैं, पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि के भगवान राम हैं। और मैं तो जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र में तो दिन की शुरुआत भी राम राम करके करते हैं। उस क्षेत्र में तो जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो कहते हैं राम बरस गया। उस क्षेत्र में मजदूर और किसान अपने खेत में जब हल लगाता है या ट्रैक्टर करता है तो भगवान का नाम लेके कोई नया काम शुरू करता है। हमारी आस्था का प्रतीक है और आज उस रूप में हम आए। कांग्रेस लगातार इस पूरे प्रोग्राम का आज कोई राजनीतिक कोई विषय नहीं है, राजनीतिक कोई मशहूर कवि और शायर मुनव्वर राणा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। मिली जानकारी के अनुसार उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ है। बताया जा रहा है कि उनका निधन पीजीआई लखनऊ में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से PMAYG के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के जसपुर में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि PM जन मन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थी मन कुमारी के साथ बातचीत की। जय जोहार। जय जोहार। जरा आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम श्रीमती मन कुमारी बाई है सर। ग्राम पंचायत कुसमा सलखादान, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ में रहती हूँ सर। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं सर। मन कुमारी जी, आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा पक्का घर भी बन गया है सर। मैं
मेरे घर में बिजली भी लग गई है और नल जल से पानी भी आ रही है और गैस भी मिला है सर। अच्छा मन कुमार जी, पानी और गैस मिलने से आपके रोजमर्रा की जिंदगी में कितना बदल आया, क्या फर्क हुआ, क्या आसानी हुई? सर हम लोग पहाड़ी कुरवा हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, ढोड़ी कुआं सबका पानी पी रहे थे और बहुत दूर पानी लेने जाना पड़ रहा था, 1-2 किलोमीटर सर। और जिस कारण हम लोग गंदा पानी पीने के कारण उसी 10 जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले साल हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की थी। इसका उद्देश्य भारत के लोगों को एक साथ लाना था। यह बहुत सफल यात्रा थी। हम पूर्व से पश्चिम तक एक और यात्रा करना चाहते थे, लेकिन हमने तय किया है कि सबसे सशक्त काम मणिपुर से यात्रा शुरू करना होगा, ताकि भारत के लोगों को यह एहसास हो सके कि मणिपुर के लोगों पर क्या गुजर रही है। हम आपके साथ खड़े हैं और हम मणिपुर में शांति वापस लाना चाहते हैं। From Kanyakumari to Kashmir, and the idea was to bring people of India together, and it was a very successful yatra where we walked 4,000 kilometers. We wanted to do another yatra from east to west, and we decided that the most powerful thing would be to start the yatra from Manipur, so that the people of India could get a sense of what the people of Manipur have been through, the difficulty that they've been through, the struggles they've been through. I understand that you have faced a tragedy, you have lost family members, you have lost property, and I want you to know that we are fully standing with you. We want to bring peace back to Manipur. We want to make Manipur peaceful. खबर तमिलनाडु से सामने आई है, जहां तमिलनाडु में जल्लीकट्टू जो पर्व है उसकी शुरुआत 1000 सांडों के साथ हो चुकी है। सब इंस्पेक्टर समेत 36 साल 2024 का पहला बड़ा जल्लीकट्टू अविनियापुरम में शुरू हो चुका है। आयोजन के 1000 सांडों और 600 काबू करने वालों को रजिस्टर्ड किया गया है। जिला कलेक्टर संगीता की मौजूदगी में शपथ ग्रहण के बाद सुबह 8 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें अब तक एक सब इंस्पेक्टर समेत 36 लोग घायल हो चुके हैं। बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मकर संक्रांति के बाद बिहार में बदलाव की बात कर रहे थे वह बिल्कुल बेकार की बात है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई बदलाव नहीं होने वाला है और जिस खेल का इंतजार भाजपा कर रही है वह सब कहीं से कुछ नहीं होने वाला है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के नाम और मंदिर के नाम पर केवल राजनीति हो रही है। एकाएक दिन में आया कल 6 बजे शाम में और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किए विभावना के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री 12:30 बजे आ रहे हैं और सर्वप्रथम मैं पूरे बिहारवासी को पूरे कार्यकर्ता को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। तमाम राजनीतिक दल आज मकर संक्रांति के अवसर पर अपने अपने आवासों पर दही चूड़ा दे रहे हैं। आज रावड़ी आवास में भी है। अच्छी बात में है, परंपरा है, पुरानी परंपरा है, परंपरा का अनुकूल दही चूड़ा का आयोजन किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहा जाता था कि खरमास के बाद बड़ा खेला होगा और कल से खरमास खत्म हो जाएगा, तो क्या कैसे देख रहे हैं आप? कोई खेला होने वाला नहीं है, वो बीजेपी वाला के चाल है, जुमलेबाजी है।
कोई खेला नहीं वाला। लगातार बयानबाजी हो रहे हैं कि 24 का चुनाव है, उससे पहले ही बिहार में खेला हो जाएगा। उस मछली के जैसे छटपटा रहा है, पानी से मछली को निकाल देता है क्या? वैसे हम लोग से अलग हुआ है तो छटपटाता था का बयानबाजी कैसे लगा। बीजेपी के लोग छटपटा रहे हैं मछली। हाँ, पूरे राम मंदिर का कोई फायदा होगा सर? क्या आपको लगता है कोई फायदा बीजेपी को होगा? राम मंदिर का फायदा वो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। और सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि आधा अधूरा मंदिर को उद्घाटन करना ये राजनीतिकरण है। और जितने भी शंकराचार्य है चारों मठ का, सब उसका विरोध कर रहा है। मांझी जी कह रहे हैं ट्वीट करके कि सूर्य उत्तरायण होगा, राजनीति में भी करवट बदलेगी, राजहित में होगा, जो भी होगा राजनीति में। एक मिनट सुनिए, मांझी जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते उसके बाद क्यों वैल्यू नहीं देते हैं? मांझी जी कोई हैसियत नहीं है ना, राजनीतिक हैसियत खत्म हो गई है मुझे। सर, चर्चा चल रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बात सीट शेयरिंग पे संख्या पे फिट नहीं हो पा रही है। आप देखिएगा समय पाए तरवर फरे तो खींचे नीर, समय पर सब कुछ हो जाएगा। मांझी जी को सीट मिलेगा एनडीए में? गए एनडीए में? अब क्या होगा वो तो जहाँ गए हूँ उसकी बात में है, लेकिन हमको नहीं लगता एक और सीट मिल जाए तो वह शुक्रिया है। ठीक। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में रखी गई दही चूड़ा की भोज के मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों ने दही चूड़ा का लुत्फ उठाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं की भीड़ भी नजर आई। वहीं मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने चूड़ा दही के बहाने लालू प्रसाद यादव और इंडिया गठबंधन के नेताओं को राम विरोधी बता दिया। इसमें कौन सा राजनीति है भैया? इसमें कौन सा राजनीति है? नहीं, मकर संक्रांति का भोज हमको लग रहा है कि सबके परिवार में होता है। लालू जी भी कर रहे होंगे, भाजपा भी कर रहा है। इसमें कोई राजनीति तो हमको समझ में नहीं आती है। क्या बोले? उसके जरिए कोई राजनीति नहीं हो रही है। हमारे यहाँ तो केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो समर्थक हैं वो आए हैं भोजन करने। बाकी आप देख रहे हैं बगल के जो हमारे बस्ती के लोग हैं, उन लोगों को हम आमंत्रित किए थे। आप एक बार घुमा लीजिएगा तो आपको लगेगा कि राजनीति वाले लोग नहीं हैं। ये स्वतः मोदी जी के समर्थक हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। आप जाइएगा, देखिएगा, इधर खाने वाले जो भी लोग अगल बगल पड़ोस अड़ोस सब लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी का सब कार्यकर्ता है। वोट से और भाजपा के वोट में क्या अंतर होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में? क्या असर डालेगा? मेरे भोज में कोई असर नहीं है। मेरे भोज में सभी कार्यकर्ता खा रहे हैं, अगल बगल के जो बस्ती वाले हैं सो खा रहे हैं। और आप पत्रकार बंधु को भी हम आमंत्रित किए थे। अब लालू जी के यहाँ भोज में क्या हो रहा है ये हम कैसे बताएं? देखिए, लालू जी का भोज भी बहुत पुराना पूरा नहीं कर रहा है, उसको कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये मकर संक्रांति के दिन हम केवल ये कहना चाहेंगे कि लालू जी के साथ साथ रामचंद्र जी का विरोध करने वाले सारे लोग राम जी का भजन करें, 22 तक भजन कीर्तन करें। पूजा तो सब करते ही हैं घर में, और यहाँ हम लोग तो मकर संक्रांति मना रहे हैं वो हर्षोल्लास से, इसलिए कि रामलला विराजमान हो रहे हैं। अब उसमें यदि कोई कष्ट है किसी को तो फिर इस चूड़ा दही के भोज से क्या मतलब? खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जहां अयोध्या जोन के आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि सीसीटीवी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक, कैमरा, ड्रोन और मानव श्रृंखला की मदद से हम कार्रवाई कर रहे हैं। अक्सर होते रहते हैं जो ट्रेडिशनली हम लोग करते रहते हैं। हमारी डिफरेंट एएस टीम्स हैं जो काम करती हैं
उसी में ये हमारा जो DMDS है, जहाँ पे ड्रोन के बेसिस पे जो माइन डिटेक्शन सिस्टम है, उसका भी हम लोगों ने एग्जामिनेशन किया है, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजिकल इनपुट हमें सपोर्ट में सिक्योरिटी के मिलते हैं उसको हम लोग ऐड ऑन करते हैं, जिससे कि व्यवस्था सुदृढ़ हो। चाहे वो ड्रोन की डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए, उसको भी इसमें शामिल कर रहे हैं, और साथ साथ CCTV के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी जो हमको टास्क ड्रिवन अप्रोचेस हैं उसके तरह भी काम कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ के जो हमारे फोर्स के लोग हैं, जो हमारी मानव श्रृंखला है, प्लस फोर्स मल्टीप्लायर जो यहाँ के लोग बाग हैं, और प्लस टेक्निक का जो मैक्सिमम अपडेशन है, सबको मिल करके कर रहे हैं। और सारी चीज़ें मैंने कहा तकनीक के माध्यम से, NVD के माध्यम से हो, चाहे इंफ्रारेड कैमरे के माध्यम से किया हो, फ्रीक्वेंसी जैमिंग की हो, हमने वो सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। परंतु ये चीज़ें कोई अंतिम नहीं होती है, डे टू डे बेसिस पर डायनेमिक प्रोसेस है, जिसमें लोग कार्रवाई कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर के इंफॉल वेस्ट से शुरू हो चुकी है। यह यात्रा देश के पूर्व से पश्चिम तक जाएगी और बिहार के कुछ हिस्सों से होकर भी गुजरेगी। बेगूसराय में हुए प्रेस वार्ता में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से पत्रकारों ने पूछा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का देश की राजनीति पर कितना असर होगा, तो इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी ने बीते साल भी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल ही भारत जोड़ो यात्रा की थी। उसके बाद जहां पर चुनाव हुए हर जगह कांग्रेस हार गई। अगर आप उस यात्रा की नजर से देखिएगा तो इन यात्रा से कांग्रेस को पहले राजनीतिक लाभ नहीं हुआ, इस बार होगा तो सामने दिखेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि 23 जनवरी की सुबह से सभी के लिए राम मंदिर खुला है, मतलब जो भी आएंगे वे भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं। 22 तारीख के बाद 23 तारीख की सवेरे से सबके दर्शन हैं। सबके मतलब 135 करोड़ समाज के जो अयोध्या आ जाएंगे। हमारी कोशिश है जो जिस दिन आ जाए उसी दिन दर्शन करके रात को वापस जाने का प्लान करें। रात की सर्दी के कठिनाइयों से वो रक्षा कर ले। ये एक सवाल का सब उत्तर। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और फुलवारी शरीफ में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ हुए दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस अब नए तरीके से गुमशुदा नाबालिग या अबोध बच्चियों या बच्चे की गुमशुदा होने की रिपोर्ट पर अब त्वरित कार्रवाई करेगी, ताकि किसी भी तरीके के अनहोनी होने से उसको बचाया जा सके। इस बात की जानकारी बिहार पुलिस मुख्यालय से ADG JS गंगवार ने दी है। साथ ही साथ आम लोगों से उन्होंने अपील भी की है कि इस तरह के मामलों में लोग पुलिस का ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको आश्वासन दिया था और बताया था कि बिहार पुलिस और खासकर पटना पुलिस कार्रवाई कर रही है। फुलवारी शरीफ कांड का उद्भेदन करने की जो विस्तृत जानकारी है वही पुलिस अधीक्षक ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताई है। इसमें जैसा आपको बताया बहुत संवेदनशील घटना की पुलिस की टीम के द्वारा बहुत संवेदनशील तरीके से कांड के अनुसंधान का भार लिया गया। FSL की टीम, डॉग स्क्वाड के अलावा अन्य तकनीकी स्रोत और अन्य सबूतों के आधार पर जब पुलिस के द्वारा अनुसंधान के क्रम में इस बात का उद्भेदन कर लिया गया और एक व्यक्ति देवानंद राय उर्फ भोकलू, उम्र लगभग करीब 50 वर्ष, जिसके पिता स्वर्गीय संजीत राय हैं, जो आलमपुर का रहने वाला है फुलवारी शरीफ का, उसको संदेह के आधार पर पूछताछ हेतु थाना लाया गया और उसके बाद ही इस पूरे कांड का उद्भेदन हुआ, जिसने ही इस तरह से गलत नियत से दोनों बच्चियों के साथ में इस तरह से घटना की और अपने कुकृत्य को छुपाने के लिए हत्या के मकसद से दोनों बच्चियों पर वार किया और मृत समझकर घटनास्थल से भाग गया। इस अभियुक्त की और भी पुरानी इस तरह की हरकतों और वारदातों की सूचनाएं मिली हैं। इसके संबंध में पुलिस और पुख्ता जानकारी और पुख्ता साक्ष्य एकत्रित कर रही है। इस संबंध में
हम लोगों ने एक निर्णय लिया और उस निर्णय की जानकारी मैं प्रेस के माध्यम से आप सभी को और आम जनता को देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि किसी भी नाबालिग और अबोध व्यक्ति हो, बालक हो या बालिका हो, उसकी गुमशुदगी की सूचना पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई करेगी, उस SOP को हमने थोड़ा परिवर्तित किया और अब इसकी सूचना मिलने के उपरांत उस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और उस गुमशुदा की तलाश हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसमें सभी पुलिस पदाधिकारियों को प्रेरित करने के लिए और उनके मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए हर एक थाना में और हर एक ज़िले में हमारे सभी पदाधिकारियों ने खड़े होकर के शपथ ली और शपथ का वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया पर हमने उपलब्ध कराया। इसका मुख्य मकसद ये था कि थाने के सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी इस बात के लिए संवेदनशील रहें कि जैसे ही किसी अबोध नाबालिग व्यक्ति की गुमशुदगी की सूचना मिलती है तत्काल उस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए और वरीय से वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जाए। दूसरी SOP का महत्वपूर्ण पार्ट यह है जो आम जनता से संबंधित है। आम जनता से ये अनुरोध है कि जैसे ही किसी भी बालक की, बालिका की गुमशुदगी की जानकारी उनके घर वालों को होती है तो सबसे पहले अपने नियरेस्ट थाना, पेट्रोलिंग वाहन या 112 को डायल करके उनको बुलाएं और उनको पूरी घटना की जानकारी दें। साथ ही साथ परिवारजनों से अनुरोध है कि उस व्यक्ति का, बालक का, बालिका का जो भी अच्छा फ़ोटो है वो फ़ोटो भी पुलिस को तुरंत उपलब्ध कराएं। अगर उसका डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ भी उपलब्ध करा दें। अगर ये दोनों नहीं उपलब्ध हैं तो शरीर का कोई हालिया विवरण कि शरीर ऐसा है, कद काठी ऐसी है, इस रंग का शर्ट पहने हुए, जो भी सूचनाएं मिलती हैं उसको डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट हम लोग बोलते हैं DR, तो डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट भर करके तुरंत थाना और पेट्रोलिंग को दे दें। अगर उस व्यक्ति का कोई मोबाइल फ़ोन बच्चे का छूटा हुआ है तो मोबाइल फ़ोन भी तुरंत पुलिस को हवाले कर दें, जिसके विश्लेषण से भी ये पता चल सकता है कि क्या घटना का मामला है। इधर हाल में देखा गया है खासकर नवयुवकों में और बच्चियों में इस तरह की घटनाएं होती हैं, किसी के साथ किसी बात को लेकर के बाहर चले जाते हैं तो उनके फेसबुक से, उनके व्हाट्सएप से, उनके मोबाइल फ़ोन से भी पुलिस को बहुत सारी जानकारी मिल जाती है कि किन व्यक्तियों के संपर्क में ये थे, कहाँ पर ये रहते थे, कौन इनके दोस्त थे, तो उसके आधार पर भी पुलिस पता लगा सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि उसका फ़ोटो, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके पहचान के जो भी चिन्ह हैं, कपड़े इत्यादि जो भी हैं वो पुलिस को सूचना दे दें, जिससे पुलिस तत्काल छानबीन प्रारंभ करे। पुलिस के सभी कर्मियों को ये निर्देश है कि तत्काल कार्रवाई के क्रम में आसपास के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के अलावा सभी पेट्रोलिंग वाहन 112 सभी को सचेत कर दिया जाए कि इस तरह के बालक या बालिका के गुमशुदा होने की सूचना है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करे। तो हमको उम्मीद है कि इस तरह से, जैसा हमने आपको पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पुलिस निश्चित रूप से कांड का उद्भेदन करेगी, अब इस कांड का उद्भेदन हो गया। अब अगले लेवल पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की घटना होते ही पुलिस की टीम वहाँ पहुँचे और उसकी खोजबीन में तत्काल जुट जाए। इसके लिए आम नागरिकों का सहयोग भी आवश्यक है और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगर पुलिस टीम को उपलब्ध रहेगी तो उससे छानबीन करने में पुलिस को मदद मिलेगी। पुलिस मुख्यालय का ये लगातार प्रयास है कि प्रत्येक स्तर पर ऐसे मामलों के संबंध में गंभीरता तथा संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित